आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह एहतजाज बिजली के बिलों में इजाफे और बिजली की कटौती के खिलाफ था। कांग्रेस के मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की कि कांग्रेस को ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर में एहतजाज करने नहीं दिया। एहतजाज में सेब के ताजरों को मार्केट में मुख्तलिफ मसाइल का सामना और बेरोजगारी समेत कई मसाइल पर तवज्जो दी गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर यासिर मंडू ने एहतजाज की क़यादत करते हुए कहा कि आज भारतीय कांग्रेस के नौजवान मरकजी हुकूमत की आमरीत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं, जो कश्मीरी बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में कम परेशान है। हमारे कुछ अहम मसले हैं, जिनमें पहला मसला हमारा बेरोजगारी का है। हमारे नौजवान यहाँ पे परेशानी में मुब्तला है। दूसरा मसला जो है वो हमारी बिजली को लेकर है। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के टाइम इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आम आदमी, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज जो है वो बुरी तरह से सफर हो रही है। और अभी 2-3 अहम मुद्दे जो है, हमारा बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है। पिछले 4 साल में के कंपैरिजन में, जो 30 साल के कंपैरिजन में पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना रामबन पहुंच गए हैं। बीजेपी पार्टी कारकुनों ने पार्टी के जिला हेडक्वार्टर रामबन में उनका शानदार इस्तकबाल किया। कि ये तमाम विपक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब हो या श्रीमान नितिन गडकरी साहब हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हो, तमाम बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। और यकीनन जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, तमाम एरियाज के अंदर जहां बड़े पैमाने पर बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसको लेकर एक बड़ा अभियान, महारैलीज, उसका हम आयोजन करेंगे। देखिए, हमारी सरकार का मिशन है ईमानदारी से काम करना। कोई गरीब है, अमीर है, हिंदू है या मुसलमान है, गांव का है या शहर का है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और हमारी हुकूमत तो ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी हुकूमत ने, मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि किसी किस्म का छल कपट, चोर बाजारी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को जम्मू में जमहूरी इदारों की बहाली और आइन के तहफ्फुज के लिए दबाव डालने के लिए एहतजाजी धरना और मुजाहरे के जरिए इत्तेहाद और ताकत के एक बड़े मुजाहरे के लिए कमर बस्ता है। इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों जैसे JKNC, JKPDP, कांग्रेस, CPIM, JKNPP के लीडर और कारकुनों ने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एहतजाज में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के मकसद से इन जमातों के कारकुनान और रहनुमा इजलास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने NC ऑफिस का दौरा किया और कायदीन और कारकुनों से जम्मू में अपोजिशन जमातों के 10 अक्टूबर को होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने यह फैसला किया है कि 10 तारीख को वो जम्मू में एक एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नारे के साथ ये धरना होगा डिवकॉम ऑफिस के सामने और फिर मेमोरेंडम में दिया जाएगा जो फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में क्योंकि टॉप लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के, वो इस धरने में बैठेंगे। तो इस धरने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सभी पार्टी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके जो वर्कर और लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज करने का सिलसिला
सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट एरियाज़ से, डिफरेंट इलाकों से यहाँ जम्मू के, और इनको भी ये अभी मंथन कर रहे हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में। इसी तरह की जो मीटिंग्स हैं वो पीडीपी, कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन फ्रंट की जो पार्टी लीडर्स हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो वर्कर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनको इस धरने में शामिल करवाया जाए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस तरह से आप मोबिलाइज कर रहे हैं पार्टीज़ को, किस तरह से वर्करों को मोबिलाइज कर रहे हैं? जी शुक्रिया। जैसे पीछे ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर डिसाइड किया गया है कि जम्मू में हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे एहतजाज करेंगे। जैसा सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा में जम्मू के बहुत सारे इशूज़ उभर करके आए हैं, और जेन्युइन इशूज़, डिज़र्विंग इशूज़, बर्निंग इशूज़, चाहे वो जनरली तो पॉलिटिकल तो है ही, असम्बली चुनाव करना न करना, फिर वो हुकूमत, अवामी हुकूमत का न होना, एक ट्रेजेडी है, एक जुल्म और ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। उसके साथ इवन बाकी इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सारे के सारे पावर जो है वो ऑटोक्रेटिकली यूज़ करना चाहती है। पंचायत के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, और एक लोकसभा चुनाव के लिए बता रहे हैं, और वो भी खुदा जाने करते हैं। लेकिन हुकूमत को बड़ा शौक़ पड़ा है कि वो सारे के सारे जो अवामी नुमाइंदों के पावर्स है वो अपने पास रखे। उसके अलावा बर्निंग इशूज़ है। यकीन नहीं करेंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर्स का मामला है रियासत में, ये एक आम आदमी के ऊपर एक टेरर है, एक दहशत है। कहाँ से लाएगा? जो शख्स 3 या 4 या 500 रुपए का बिल देता था, उसको स्मार्ट मीटर की वजह से 3000, 3500 बिल वो कहाँ से ला पाएगा? इसी तरह यहाँ का ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये अब्दुल गनी मलिक, एक्स मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपनी बात कर रहे थे। शेख बशीर अहमद हैं, ये एक्स MLC हैं और सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये जो 10 तारीख का जो है, क्या लगता है आपको कि क्या अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक शुरुआत है एक बड़ी एजिटेशन की? ये हाल ही में फारूक साहब की क़यादत में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें फ़ैसला हुआ था कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उस प्रोटेस्ट के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जम्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। उसको कहा गया है कि हमें उस जगह का निशानदेही की जाए जहां ये सारे इकट्ठे होंगे, और पॉसिबली जम्मू में जो हरीश सिंह पार्क है उस जगह पे ये उन्होंने इशारा दिया है कि वहाँ इकट्ठे होंगे। और उसी सिलसिले में सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लेवल पे मोबिलाइज़ कर रही हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो जाए, और जो बात गवर्नमेंट तक ले जानी है वो उनको पहुँचे। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गई है। 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा है। इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको वो हाईलाइट किया जाएगा। उसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, ये भी अपनी जगह तैयारी करेंगे। मैम, क्या लगता है कि ये एक शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत तो हमने बहुत पहले से कर रखी है, क्योंकि अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि जो मरकज़ी सरकार है उस पर अभी तक कोई जू नहीं रीग रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी हमारी कहीं दूर दूर तक भाग रही है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो अभी हम सोच रहे थे कि अब इलेक्शन करा रहे हैं, म्यूनसिपल के करा रहे हैं, पंचायत के करा रहे हैं, असेंबली की तो बात ही नहीं। हाँ,
कभी कभी सुनने में आता है कि पार्लियामेंट की करा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे रखना है तो इनको वो भी नौबत आएगी कि उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। मैसेज दी जाए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर जो आम लोग हैं वो भी अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ आम लोग भी वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रेस्टोर हों, एसेंबली इलेक्शंस हों, यूएलबी पंचायत पोल्स हों, ताकि यहाँ पे एक अवामी सरकार फिर नाफिज और लोगों के जो मसले और मसाइल कई सालों से ऐसे पड़े हुए हैं उनका जल्द से जल्द अजाला हो। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। इखलास वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जारीहार तराल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों की तिब्बी जांच के साथ साथ इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर निसार अहमद ने कहा कि तिब्बी मुआयने में इस इलाके के बच्चों में खून की कमी पाई गई है। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों में तिब्बी जांच के बाद इन बच्चों को अद्वियात फराहम की गई। इलाके के लोगों ने इखलास वेलफेयर सोसाइटी इस इकदाम की सताइश की और उम्मीद जताई कि आइंदा भी इस तरह के मजीद कैंपों का इनेकाद किया जाएगा। इखलास ट्रस्ट त्राल काम कर रही है। एक फ्री मेडिकल एड कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ जो ज़राइहाड़ है, ज़राइहाड़ तकरीबन 10-15 किलोमीटर त्राल से दूर है और यहाँ एक गुजर बस्ती है और सड़क भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पसमानदा लोग हैं। चूँकि इखलास जो वेलफेयर सोसाइटी है पिछले 91 से तकरीबन 3 महीने 6 महीने के बाद हर गांव में जो भी डाउन ट्रॉडन एरियाज़ हैं उनमें मेडिकल कैंप्स का इनेकाद कर रही है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ जो ये चूज़ किया था ज़राइहाड़ इलाका, ज़राइहाड़ गुजर बस्ती जो है इसमें काफ़ी गरीब लोग बसते हैं और यहाँ पर जो सड़क की हालत है वो ठीक नहीं है। उस वजह से हमें ये चूज़ करना पड़ा। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बड़े हैं, यहाँ के जो बूढ़े हैं, वो सब इस कैंप में आए हैं और इस कैंप में हम जितने भी बच्चे हैं, त्राल अस्पताल से भी कुछ डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ आए थे, हम सारे बच्चों को हमने डिवर्म किया है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनको खून की कमी है या जोड़ों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजराइल इस वक्त मरबूत बड़े और कसीरुल जहती हमास के दहशतगर्द हमलों को पसपा करने के लिए लड़ रहा है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए इजराइल की जानिब से ऑपरेशन आयरन शुरू किया गया है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम जंग की हालत में हैं और दहशतगर्द तंजीम हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल में मुकीम भारतीयों को भारतीय सफारत खाने की जानिब से एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। दहशतगर्द तंजीम हमास ने इसराइल पर सुबह सवेरे एक भयानक हमला कर दिया। इसराइली सफीर नॉर गिलोन के मुताबिक दहशतगर्दों ने इसराइली शहरों पर यह हमला उस वक्त बोला जब जनूबी और वस्ती इसराइल के शहरों और देहातों में ये लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा जंगी जराइम है। हमास ने बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम देते हुए खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को निशाना बनाया है। इस हमले में सैकड़ों शहरी जख्मी हुए हैं। हमास ने इसराइल पर तकरीबन 2000 से जायद बिला इश्तियाल मिसाइल और रॉकेट भी फायर किए हैं। वहीं इसराइल का कहना है कि वो हमास के दहशतगर्दाना हमलों और जमीनी दरअंदाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल का कहना है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है और दुश्मन के हर हमले को पसपा किया जाएगा। इसराइल ने कहा कि हम हिंदुस्तान के लोगों की हिमायत और तारीफ करते हैं क्योंकि हम दोनों मुल्क दहशतगर्दी से जूझ रहे हैं और उनका मुकाबला करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि उसने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान जनूबी इसराइल और गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा
रिजर्विस्ट की कॉल अब भी शामिल है। इसराइल का ये भी कहना है कि वो लबनान के साथ शुमाली महाज पर कशीदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हमास के दर्जनों दहशतगर्द गजा की पट्टी से इसराइल के जनूबी सरहदी कस्बों में अंदर घुस आए हैं। दहशतगर्द लगातार भारी रॉकेटों और हथियारों से हमला कर रहे हैं। इसराइली कस्बों के अंदर दहशतगर्दों और फोर्सेस के माबैन फायर फाइटिंग लगातार जारी है। गोलियों की गरज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पसरा है। IDF ने गजा की पट्टी के इर्द गिर्द के इलाके के रिहायशियों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। फलस्तीनी फोर्सेस की जानिब से पैराशूट के जरिए मकबूजा इसराइली बस्तियों में दरअंदाजी के खिलाफ भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और चलिए हमास के इसी हमले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र वांगू जी, हमास के इस हमले को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हमेशा हमास पर यह इल्जाम लगता है कि वो जो टेररिज्म की जो पॉलिसी हो उस पर काम करती है और एक बार फिर उसका जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। देखिए, जो ये हमला किया गया है इजराइल पे, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं जहां पर हमने देखा कि ना सिर्फ जमीनी रास्ते से बल्कि पैराशूट के जरिए भी और समुद्र के रास्ते भी घुसपैठ की कोशिश हुई है, घुसपैठ हुई है, जिसमें दर्जनों जो हमास के आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, वो घुसे हैं इजराइल में। और अभी भी जो सिचुएशन है वो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि अभी भी सदर्न ऐसे कुछ शहर हैं जहां पर जो हमास के आतंकी हैं उनका कब्जा है और वो घरों से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसी बीच अब हम दुनिया भर से जो है वो रिएक्शंस आ रही हैं। हमने अब से कुछ देर पहले यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री, तब सबके हमने रिएक्शंस देखे हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं। और इसी बीच इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है नेतन्याहू का, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो रेस्पॉन्स इजराइल का होगा वो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर जो इसका एस्केलेशन है, जो ये आगे और बढ़ सकता है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है आज सुबह, तो माना जा रहा है कि ये और संगीन हो सकता है। और इसी बीच भारत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत की तरफ से जो इंडियन मिशन तेल अवीव में है यानी इजराइल में है, उनकी तरफ से ये एक एडवाइजरी जारी की गई है इंडियन सिटीजन के लिए जो इजराइल में रहते हैं। उनसे कहा गया कि वो अलर्ट रहें, वो घरों से बाहर ना निकले, बिना बात के मूवमेंट वो ना करे वहां पे। और एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है ताकि कोई भी अगर भारतीय परेशानी में हो तो उस नंबर पर कांटेक्ट करके वो मदद मांग सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो अभी भी जो है वो बहुत ल्यूसिड बनी हुई है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जो बयान इजराइल की तरफ से आया है उसने कहा है कि अब वो एक तरह से युद्ध की हालत में है, जंग की हालत में है। और इजराइल की तरफ से जो मिशन, जो इजराइल की तरफ से जवाबी हमला जो किया जा रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो हमास की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 7,000 मिसाइल दागी गई हैं इजराइल की तरफ। हालांकि इजराइल का अपना एक आयरन शील्ड रहता है, आयरन डोम रहता है, जिसके चलते वो नुकसान इतना नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं उससे देखा जा सकता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ है इजराइल के शहरों पर। और इसमें अब सवाल उठ रहे हैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर। बताया जाता है कि एजेंसीज के पास इनपुट्स इस तरह के रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमास ने जो अटैक किया है और उससे जो कोऑर्डिनेशन रही है उनकी, वो कहीं टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहा था। तो सीक्रेसी कैसे मेंटेन कर पाए? इतना बड़ा हमला होने वाला था तो एजेंसीज को पता क्यों नहीं चल पाया? अब वहां पर ये आवाजें उठने लगी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है इजराइल पर, और इस तरह का हमला इससे पहले नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में अब हमास की तरफ से तो नहीं, लेकिन जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर पाए। तो जाहिर तौर पर ये एस्केलेशन बढ़ेगा अभी आने वाले वक्त में। और माना ये भी जा रहा है कि अभी से ही इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो हमले हैं हमास के टारगेट्स पे, हमास के ठिकानों पर, वो जारी हैं। और ये अभी शुरुआत है। और बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक भी होनी थी, अब से कुछ देर पहले वो शुरू होनी थी, जिसके बाद और ये क्लियर हो पाएगा कि इजराइल का आखिर रेस्पॉन्स इस केस में क्या रह सकता है। लेकिन जिस तरह के हमले हुए हैं उसका जो जवाब है वो साफ तौर पर नेतन्याहू कह चुके हैं, जो उसका जवाब होगा वो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, अभी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग का दौर खत्म भी नहीं हुआ है कि दुनिया पर इजराइल और हमास के दरमियान एक दूसरी जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है।
देखिए बिल्कुल, जो यूक्रेन और रशिया वॉर है उसमें करीब करीब 20 महीने बीत चुके हैं और इसका सीधा असर उन देशों पर हुआ है जो गरीब मुल्क हैं, जो जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जहां पर सीधे उनके फूड सप्लाईज पे, फूड चेन्स पे उसका सीधा असर हुआ है और महंगाई पर भी इसका असर हुआ है। लेकिन ये जो एस्केलेशन है, हालांकि ये दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, हमास और इजराइल के बीच में है, लेकिन जाहिर तौर पर इजराइल का जो रेस्पॉन्स हो सकता है उससे उस पूरे रीजन पे बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह ये भी आवाजें उठ रही हैं कि बिना ईरान की मदद के ये मुमकिन नहीं था इस तरह का अटैक कर पाना। तो इस पे सवाल ईरान पे भी खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि दबी आवाज में खड़े किए जा रहे हैं। ओपनली गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं बोल रही है इजराइल की, लेकिन ये जरूर है कि अब जो फैसला इजराइल का होगा, और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। हालांकि भारत ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन भारत का रुख जो होता है वो न्यूट्रल ही रहता है। वो इजराइल के साथ भी रहेगा, लेकिन वो पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी नहीं होगा, लेकिन एक न्यूट्रल, एक टाइट रोप भारत इस पे अपना रुख रखेगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो इजराइल है उसका अब रिस्पॉन्स किस तरह का होता है। हालांकि अभी शुरुआत में कहा जा रहा है कि पहला जो उनका कदम होगा वो ये होगा कि उन इलाकों से जहां पे हमास के आतंकियों का कब्जा है वहां से पहले उनको खाली कराया जाए, उसके बाद जो रिटेलिएटरी एक्शन जो होगा इजराइल का वो उसके बाद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की तो जंग चली ही रही है और अब हमास और इजराइल के बीच में एक तरह से जंग छिड़ी है और इजराइल इसका एक जवाब दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें या एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस पर इसके किस तरह के असरात पड़ सकते हैं? देखिए, वॉर कहीं पर भी दुनिया में हो उसका असर पूरी दुनिया पर रहता ही है, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित ना होकर के ये एक्सपैंड भी हो सकता है कि अगर ये दोनों तरफ से अगर एस्केलेशन इसको माना जाए तो ऐसे में हालांकि इस तरह के भी माना जा रहा है कि स्टेटमेंट्स आने वाले वक्त में आ सकते हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ सकता है कि इसको एस्केलेट ना किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जिस तरह के अटैक्स हुए हैं और जिस तरह का अभी तक का रिस्पांस दिखाई दे रहा है इजराइल का, ऐसा लगता नहीं है कि बिना किसी बड़े जवाबी कार्रवाई के इजराइल चुप बैठेगा। और ऐसे में इसका जो असर है वो मार्केट्स पर भी होता है, उसका असर क्रूड ऑयल पर भी होता है, उसका असर महंगाई पर भी होता है। तो जो वो मुल्क जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो विकासशील देश हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। ये ग्लोबल एक और झटका हो सकता है, एक बुरी खबर हो सकती है इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है उसके बाद, इससे पहले जबकि ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले करीब 20 महीनों से जो चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की जानिब से मुतारिफ कराई गई नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पॉलिसी को कामयाबी के साथ अमलाने में बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन सर फहरिस्त है। मकामी लोगों को आमदनी का एक जरिया फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई इस पॉलिसी की बदौलत फॉरेस्ट डिवीजन बांडीपुरा में मकामी अफराद को 3.5 करोड़ रुपयों की आमदनी हासिल हुई है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन में गुरेज और तुलेल इलाका जड़ी बूटियों का मरकज माना जाता रहा है और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत अब वहां के मकामी लोग कवायद और जवाबित के तहत जंगलात से जड़ी बूटियां हासिल करके अपने लिए रोजगार हासिल कर रहे हैं। सरकार ने लाई है, वो सरकार ने इसलिए लाई कि जो लोकल लोग हैं उससे फायदा उठाए ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कमा सके। इसमें बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन ने सबसे पहले स्टार्ट किया और ऑपरेशनलाइज की और JNK में एक मॉडल बनाया। उसमें बांडीपुरा में अगर आप देखेंगे अभी तक जो कलेक्टर्स है, लोकल कलेक्टर्स या ट्राइबल कलेक्टर्स है, उन्होंने अराउंड 3.5 करोड़ रुपए कमाए इस साल, जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा कमाया गुरेज एरिया या तुलेल एरिया से। अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कुंभों ने 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए पर हाउस होल्ड कमाया इस साल। पहला सालाना तितली फेस्टिवल एनवायरमेंट पार्क रायका जम्मू में शुरू हुआ। इस फेस्टिवल में तितलियों की शानदार दुनिया और खित्ते की भरपूर हयातियाती तनवो का एक मुतारिक जश्न मनाया गया। इस मेले का एहतमाम जम्मू कश्मीर के महकमे माहौलियात और रिमोट
सिंगिंग ने किया था। इस तकरीब का आगाज स्काउट्स जम्मू की जानिब से किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी ने किया। मेले में शुरका का पुरजोश इज्तिमा देखने को मिला। इनमें जम्मू खित्ते के माहिरीन तालीम और सरशार मुहक्किकीन भी शामिल हैं, जो तितलियों की दिलचस्प दुनिया को देखने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने खित्ते में माहौलियाती बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को फ़रोग़ देने में इस तरह के वाक़यात की अहमियत को उजागर किया। तालिब इल्मों ने इस तरह की बेदारी प्रोग्राम के इनेक़ाद के लिए तशक्कुर का इजहार किया ताकि इस अजीब गरीब और प्यारी नस्ल के बारे में जान सकें। यह त्यौहार तितली के माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत के भरपूर हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़्म के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। प्रेरणा मिलेगी इन लोगों को कि जो बटरफ्लाइज हैं वो भी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए उनकी जहाँ तक हो सके उनकी रक्षा करें, उनको प्रिजर्व करें। जो इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम इनके लिए चाहिए वो इनको दें। आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे ही मर रहे हैं लोग, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हर जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है। उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और कुछ हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी हैं उनकी वजह से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आज ये लोग चर्चा भी करेंगे, हम लोग बात करेंगे। जो बहुत सारे छात्र आए हुए हैं, एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, सब लोग मिल करके चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। बटरफ्लाइज के बारे में हमें काफ़ी जानने को मिला। जो मैम थे वहाँ पे काफ़ी इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी बरोज़ हैं, वहाँ पे सैंड पे कैसे जो है मेल जो बटरफ्लाइज हैं वो आके सॉल्ट्स का अपटेक करते हैं और वहाँ पे हमें काफ़ी सारी बटरफ्लाइज देखने को मिली स्पीशीज़। उसके बाद जो बटरफ्लाई के लिए जो प्लांट्स थे, जो उनके होस्ट प्लांट्स होते हैं, वो भी काफ़ी देखने को मिले। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। इन्होंने हमें हमारे डिपार्टमेंट को इन्वाइट किया एंड हम आज यहाँ पर आए। हमने बटरफ्लाइज के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली, जैसे उनकी कैसे एग लेइंग होती है, उनकी हैचिंग कैसे होती है, उनकी डिफरेंट स्टेजेस कैसे होती हैं। तो हम एज ए ज़ूलॉजिस्ट हैं तो ये सब हमारी काफ़ी नॉलेजेबल है। प्लस हमारा सब्जेक्ट भी था एंटो, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ऐसे डेज होने चाहिए ताकि हम सिग्निफिकेंस जान सकें। एंड आज हमने यहाँ आके एक ट्रैक जो है समवेयर अबाउट 800 मीटर्स और सो हम लोग ट्रैक कर कर ऊपर गए एंड वी हैव सीन अ लॉट मैनी थिंग्स एंड ऑफ कोर्स एरिया बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। हमने काफ़ी ज़्यादा, आज बटरफ्लाई डे है तो वी हैव सीन अ लॉट मैनी बटरफ्लाइज हियर। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।